Good morning, students. Class 8th, Chapter 1, Civics. Now I am going to discuss about the making of Indian Constitution. अब हम भारत के संविधान को किस तरह बनाया गया इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. As the British decided to leave India, they decided to set up a constituent assembly. जैसे ही अंग्रेज़ों ने ये तय किया कि वो भारत को छोड़ देंगे तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ने का इरादा कर लिया तो उन्होंने भारत के एक आज़ाद हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया. मोतीलाल नेहरू एंड द 8 अदर कांग्रेस लीडर हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के दूसरे बड़े रहनुमा लीडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया. एज फॉर बैक एज 1928, यानी कि 1928 में भारत के लिए या आज़ाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया. इन 1931 1931 में कराची में एट द कराची सेशन द कांग्रेस डिस्कस्ड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 1931 में कांग्रेस ने अपने कराची सेशन में भारत के संविधान के जो फीचर्स थे उनको डिस्कस किया. एट बोथ दीज डेलिब्रेशन सर्टेन बेसिक रूल्स वर एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लीडर्स. और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी बेसिक रूल्स थे उनको जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. सच एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. फीचर्स कौन कौन से थे, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोट डालने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आज़ादी का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बराबरी का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हिफाजत, उनके अधिकारों की हिफाजत. तो ये सारे फीचर्स थे संविधान के, इसलिए जो भी लीडर्स थे उन्होंने इस संविधान को एक्सेप्ट किया या इसके फीचर्स को एक्सेप्ट किया. अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको डोमिनेट किया था तहरीक आज़ादी के जो भी रहनुमा थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित वर द वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये वो सब लोग थे, विजय लक्ष्मी पंडित यानी ये वो सारे लोग थे, सरोजनी नायडू वगैरह, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डोमिनेट किया. और यही वो लोग थे जो आज़ादी की तहरीक को चला रहे थे. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई. पहली मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया. और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बनाया गया? चेयरमैन, यानी कि उनको चेयरमैन चुना गया. द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर मच डेलिब्रेटेड ओवर क्लॉज बाय क्लॉज. और कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आर्टिकल था उसको क्लॉज बाय क्लॉज डेलिब्रेट किया गया. द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडरेबली मॉडिफाइड. और जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसको मॉडिफाई किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडरेबली मॉडिफाइड. और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ओरिजिनल ड्राफ्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1949. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली जो इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट था वो 26 नवंबर 1949 को अप्रूव कर दिया. लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं. आज भी हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, स्कूलों में किया जाता है, जिस पर हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियों को याद करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को किस नज़रिए के मुताबिक बनाया गया? द लीडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. हमारे जो तहरीक आज़ादी के जो भी हमारे रहनुमा लीडर थे उनका मानना था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, डिग्निटी
ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों की जो डिग्निटी है, ह्यूमन राइट्स एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करना, वुड बी स्टैब्लिश, यानी कि हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें लोगों को डिग्निटी दी जाएगी, लोगों को ह्यूमन राइट हासिल होंगे, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया। द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड दिस बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। और जो प्रियम्बल है, जिसको हम सोल भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इस बात का रिफ्लेक्शन है, इस नज़रिए का रिफ्लेक्शन है जो नज़रिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त अपने साथ लेकर चले थे। यानी कि कौन सा नज़रिया था वो? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ह्यूमन राइट, वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। द प्रियम्बल इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोटेड एट द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. It lists the source of authority, the system of government, that objective to be attained by the political system and the date of adoption and enactment of the Indian Constitution. जो प्रियम्बल को हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में, जब हम संविधान को देखते हैं तो स्टार्टिंग में प्रियम्बल होता है लिखा हुआ, उसमें जो एक तरह से हम प्रियम्बल को कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको स्टार्टिंग में ही कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन किया गया है। क्या है? इट लिस्ट द सोर्स ऑफ अथॉरिटीज़ में क्या क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होंगे, गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह से काम करेगा, और क्या ऑब्जेक्टिव होंगे गवर्नमेंट के, ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि उसका मेन एम क्या होगा, किस तरह काम करेगा। एंड डेट ऑफ अडोप्टेशन, यानी कि भारत के संविधान को जब एडॉप्ट किया गया तो भारत के संविधान के एडॉप्टेशन के साथ साथ प्रियम्बल को भी एडॉप्ट किया गया, क्योंकि प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की रूह, और जब हम रूह को किसी चीज़ से अलग कर देंगे तो वो मर जाती है। इसी तरह से अगर हम भारत के संविधान से प्रियम्बल का हिस्सा हटा दें तो संविधान में कुछ नहीं बचेगा। बाय द 42 अमेंडमेंट 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ था, और इस अमेंडमेंट के मुताबिक जो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो वर्ड भारत के प्रियम्बल में ऐड किए गए। दो द प्रियम्बल इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, इट प्रोवाइड अ की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को हम लॉ के ज़रिए इन्फोर्स नहीं कराते, बट लेकिन ये संविधान को इंटरप्रिटेशन, संविधान को किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे, उसको कैसे समझेंगे, उसके लिए ये हमें एक तरह से ये उसका की है, यानी कि चाबी है। तो चाबी किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रियम्बल को समझें। इट हैज़ देयरफॉर बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल, और इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसको कहा जाता है, प्रियम्बल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल की पहली और जो आखिरी लाइन है वो ये है कि पीपल ऑफ इंडिया आर एडॉप्टिंग, कि भारत के जो लोग हैं वो एडॉप्ट करेंगे एंड इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ, और कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही इनेक्ट करेंगे। दिस शो एडॉप्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे हमें पता चलता है कि भारत के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये दिस शो द एडॉप्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज अ बेसिक ऑफ गवर्नेंस, ये इस बात को शो करता है, जाहिर करता है कि गवर्नेंस की जो बुनियाद है, यानी कि गवर्नमेंट की जो बुनियाद है वो किस पर रखी गई है, डेमोक्रेसी पर। द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच द प्रियम्बल प्रेजेंट इन डेमोक्रेटिक नॉट ओनली फ्रॉम द पॉलिटिकल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो आइडिया हमें प्रियम्बल रिप्रेजेंट करता है, उससे सिर्फ हमें पॉलिटिकली, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती, बल्कि हमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी इससे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। यानी कि प्रियम्बल के ज़रिए डेमोक्रेसी के जिस आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें डेमोक्रेटिकल फीचर्स को शो नहीं करता, बल्कि वो हम जब देखें तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हमें डेमोक्रेसी नज़र आती है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं विजुअलाइज नॉट ओनली अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये सिर्फ हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये हमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी को भी दिखाता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बुनियाद डालता है। इनफ्यूज्ड विद द स्पिरिट ऑफ द जस्टिस, और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें ऐसा पता चलता है कि सोसाइटी में जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये सारे प्रिंसिपल सभी लोगों के लिए काम करते हैं। और सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी का जो स्पिरिट है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का स्पिरिट,
वो क्या है, वो यही है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। कॉमन टू ऑल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। कॉमन टू ऑल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के सारे जो फॉर्म्स हैं वो कॉमन है, इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए है, लोगों के ज़रिए चुनी जाती है। तो ये हमें बताता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कॉमन है, जिसमें सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया इज़ अडोप्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हम सब जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उन्हें लोग, डेमोक्रेसी है क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इलेक्शन होते हैं और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट के बेस पर चुनकर पार्लियामेंट में या सदन में भेजते हैं। द डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शन आर हेल्ड, हर इलेक्शन कब होते हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं, फॉर एवरी ऑफिस इंक्लूडिंग हेड ऑफ द कंट्री। हर 5 साल के बाद हर जगह इलेक्शन होते हैं, हर ऑफिस में इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, विलेज लेवल, सेंट्रल लेवल, हर जगह इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। द प्रेम्बिल आल्सो एनविसेजेस सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसके अलावा जो प्रेम्बिल है वो हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में भी बताता है। इक्वलिटी इन द पॉलिटिकल स्फीयर गिव्स सच ईच एडल्ट सिटीजन, और जो इक्वलिटी है वो ये है, पॉलिटिकल स्फीयर में अगर हम इक्वलिटी का तस्वुर करें तो हमें पता चलता है कि हर एडल्ट सिटीज़न बराबर है, उसको ये अधिकार है, वो अपना वोट डालने के लिए उसको फ्री है। यानी कि हर एडल्ट भारत का सिटीज़न वोट डालने का अधिकार रखता है, वो अपना वोट डालने के लिए फ्री है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, हेल्थ एंड इनइक्वालिटीज़ वर मीन टू बी टैकल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर सोशल डेमोक्रेसी। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में कुछ सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम फैली हुई है, जैसे कि गरीबी है, हेल्थ है, इनइक्वालिटीज़ हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए टैकल किया जाता है और सोसाइटी में जो सोशल डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश्ड कराया जाता है। यानी कि क्या इस्टेब्लिश कराया जाता है सोसाइटी में, इंश्योर सोशल डेमोक्रेसी। यानी कि सोसाइटी में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर में है, जो भी इनइक्वालिटीज़ फैली हुई हैं, तो उन सब को दूर किसके ज़रिए किया जाता है, उन सब का प्रॉब्लम्स का सल्यूशन किसके ज़रिए किया जाता है, संविधान के ज़रिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही उन सबको टैकल करता है और सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है या जो हमें जो डेमोक्रेसी या इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी देखने को मिलती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। एज स्टेटेड इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम एट सिक्योरिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेम्बल ये कहते हैं कि समाज में रहने वाले हर इंसान के साथ सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस किया जाएगा। सोशल जस्टिस का मतलब है कास्ट, रेस, धर्म, जाति की बुनियाद पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर कहीं ऐसा होता है तो वो गैर कानूनी हो, उस इंसान को सज़ा दी जाएगी जो ये इस तरह का भेदभाव करता है। इसके अलावा सभी लोग जो भारत के हैं उन सबको एक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि जो भी स्टेट या सेंटर होगा, इनकी जो भी गवर्नमेंट होगी वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है द गैप बिटवीन रिच और पुअर के बीच में जो भी एक गैप है उसको ख़त्म करना है। दिस कैन बी डन, ये कैसा मुमकिन हो सकता है, हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जब हम इस तरह की फैसिलिटीज़ सबको देंगे तो इस तरह का जो रिच और पुअर का गैप है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर इंसान को ये अधिकार है, राइट टू पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि हर इंसान को ये अधिकार है कि वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। हर इंसान को ये अधिकार है, उस वहाँ के सिटीज़न को, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी मर्ज़ी से चुन सके। हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। तो ये आज आपका जस्टिस तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।